138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के बारे में, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में शॉर्ट में एनआई एक्ट भी बोलते हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं, कि अब आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कैसे नहीं होगा। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे सांप को अपने गले से निकाल। ना ही पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप तो सौदा ही कुछ नहीं है इनका, यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझे, जब 60-70 का दशक था तब हर बैंक, उस टाइम प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी कंपनी का तो जन्म ही नहीं हुआ था। जब भी बैंक लोन देते थे, जब भी लोग मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने के लिए लोन लेते थे, हमारे देश में बैंकिंग का जन्म 1841 से हुआ है। आज 183 साल हो चुके हैं हमारे देश में। हमारे देश में सबसे पहले बैंक का नाम था बैंक ऑफ मद्रास, बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी हमारे देश में ये बैंक काम कर रहा है। इसका नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तब से लेके आज तक बैंकिंग में जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी बदलाव हुए हैं, तब से लेके आज तक जितने बदलाव हुए हैं वो सभी अमरदीप कादियान के माइंड में सेव है। मेरा साला इसको खोपड़ा बोलते हैं, खोपड़े के अंदर सेव है। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा, जितने अमेंडमेंट होंगे, बदलाव होंगे, उनको सबको अपने खोपड़े में सेव करके आम और खास आदमी को सामान्य बोलचाल की भाषा में बताता और समझाता रहूंगा। अब चेक बाउंस का जन्म कब हुआ, इस धारा का जन्म कब हुआ? 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 में इसका जन्म हुआ, क्योंकि अवस्थाविष्कार की जननी है। 1841 से जब से बैंकिंग का जन्म हुआ, तब से बैंकिंग का मतलब ही लोगों को कर्जाई करना है, पब्लिक का पैसा इकट्ठा करके और अन्य आदमियों को देना है, पब्लिक को कम ब्याज देना और दूसरे से ज्यादा लेना। ऐसे ही बैंकिंग चलती आ रही है ब्रिटिश काल से, क्योंकि उस टाइम 1841 में हमारे यहाँ ब्रिटिश काल था, अंग्रेजों का दौर था, और जब तक अनंत काल तक दुनिया रहेगी तब तक हमारे देश में क्या सारी दुनिया के अंदर बैंकिंग हो रही है और बैंकिंग होती रहेगी। अब जब चेक का जन्म हो गया तो चेक बाउंस भी होने लगे, तो चेक बाउंस की एक धारा बनाई गई जिसको एनआई एक्ट बोलते हैं। 1989 तक यह सिविल का रोंग माना जाता था। 1989 के बाद इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया, इसको क्राइम में भी कंसिडर किया गया। लेकिन 89 के बाद भी सिर्फ इसको क्रिमिनल केस नहीं बनाया गया, सिविल का भी बना दिया गया और क्रिमिनल भी बना दिया गया। जैसे पहले बिस्कुट आता था, खट्टा भी, मीठा भी, नमकीन भी, तो इसमें दोनों का मजा है। तो आज की डेट में भी ये सिविल का भी मैटर है और क्रिमिनल भी है। हमारे देश में दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल, एक क्रिमिनल, एक दीवानी, एक फौजदारी। किसी भी तरह के सिविल के केस में कभी भी आपको बेल नहीं करवानी पड़ती, जमानत नहीं करवानी पड़ती। किसी भी तरह के क्रिमिनल केस में, फौजदारी के केस में आपको हमेशा बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ती है, हर तारीख पे उसमें जाना पड़ता है। अब क्योंकि ये सिविल का भी है और क्रिमिनल दोनों तासीर है इसकी, तो इसमें आपको बेल करवानी पड़ती है, जमानत करवानी पड़ सकती है। क्योंकि इसमें आपको अगर सिविल का सजा मिली, पनिशमेंट मिली, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, मतलब डबल तक का आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। और अगर क्रिमिनल की सजा आपको दी गई तो आपको इसमें जेल का भी प्रावधान है, और जज साहब चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं। लेकिन डरे घबराए नहीं, 50 लाख से कम के केस में मैंने आज तक इसमें किसी को 2 साल की सजा होते हुए नहीं देखी है। सबसे पहले आप अपने राइट्स और अधिकार जान लें, ऐसी गफलत की स्थिति में ना रहें कि मेरा लोन माफ हो जाएगा। लोन माफ कभी भी किसी का 50 रुपए का भी नहीं होता, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी लोन माफ नहीं करता। हाँ, वो सेटलमेंट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोग सोचते हैं लोन माफ हो गया। अरे वही लगी फटने, खैरात लगी बटने, ऐसे कोई नहीं करता। लोन माफ सिर्फ और सिर्फ जो खेती किसानी से संबंधित लोन है लोगों के, उसमें होता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट उसका ऐलान करती है अपने घोषणा पत्र में। अगर वो जीत जाती है
तो वो जो स्टेट के बैंक होते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बैंक हैं स्टेट के, वो एक अमाउंट तक, भाई 10,000, 15,000, 20,000, 2, 4, 10 लाख रुपए का कभी लोन माफ नहीं होता। उतने हजार तक का लोन जिसका भी खेती किसानी करने वाले आदमी को होता है उसको माफ कर दिया जाता है, और उतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे देती है। नहीं तो वो बैंक ही खुद से ही नंगड़ हो जाएगा, वो सारे ही लोन माफ हो गया तो फिर वो पैसा कहां से, अपनी बैंकिंग कहां से करेगा। तो आप, एक चीज और है, जैसे चेक बाउंस है, आज की डेट में ईसीएस बाउंस चल गया है, क्योंकि बहुत से बैंक, एनबीएफसी कंपनी अब चेक लेते ही नहीं। अगर लेते हैं तो एक दो लेते हैं एज ए सिक्योरिटी, अदरवाइज चेक नहीं लेते। बिना चेक के ही लोन मिल जाता है। कैसे? अब ईसीएस मैंडेट या नैच बोलते हैं आजकल उसको, क्योंकि अब अगर ईसीएस बाउंस हो गया तो कौन सा केस होगा? भाई चेक तो दिया ही नहीं, तो चेक बाउंस तो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। 2007 में कानून बना, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 25 का आपके ऊपर केस कर सकते हैं, सेक्शन 25 का। यह भी ईसीएस बाउंस जो है चेक बाउंस की तरह है, इसमें भी डबल तक की पेनल्टी लग सकती है या आपको जेल का प्रावधान भी हो सकता है। लेकिन डरे घबराए नहीं, ऐसे कोई तुरंत प्रभाव से आपको 5-7 साल की जेल नहीं होगी। 100% बकवास कर रहे हैं चौन्नी छाप, चाहे चेक बाउंस का केस है या ईसीएस बाउंस का केस है, दोनों ही बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी बेल करवा देंगे, जमानत करवा देंगे, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। आपको बेल अगर करवानी है, हमारे से एडवोकेट लेना है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, जिसको सेव करके आप व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों नोटिसों को, चेक बाउंस का 138 का या सेक्शन 25 का, अगर कोर्ट से नोटिस आ रहा है, जिसको कानून की भाषा में समन बोलते हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। फिर भी उसको इग्नोर कर रहे हैं तो एनबीडब्ल्यू हो जाएगा, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। तब पुलिस का प्रावधान है। ईएमआई डिफॉल्ट होने में कभी पुलिस नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं तो ये क्राइम में कंसीडर होता है, अपराध की श्रेणी में आता है। तब पुलिस आपको ढूंढेगी और आपको वो वारंट देगी, भाई ये नॉन बेलेबल वारंट इशू हो गया, जाके अपनी जमानत करवा लो। फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बार बार इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा आपको कोर्ट से। तब सारे देश में जितनी भी कोर्ट है, सब में पीओ स्टाफ होता है, स्पेशल पुलिस होती है, उसका और कोई काम नहीं होता। वो किसी चोर को नहीं पकड़ते, डाकू को नहीं पकड़ते, सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट का भगोड़ा है सिर्फ उसको पकड़ते हैं, चाहे वो चोर है, डाकू है, या एनीवे कुछ भी उसने काम गलत किया है, इलीगल किया है, कोर्ट का अगर वो भगोड़ा है तो वहां से फिर पुलिस आती है और अरेस्ट करके उसी स्टेट की उसी कोर्ट में ले जाया जाता है जहां से पीओ है, जहां से भगोड़ा है। फिर कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, और ऐसा नहीं होता कि 14 दिन के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। 140 दिन के बाद भी आपको जेल से नहीं छोड़ा जाएगा, फिर भी बेल करवानी पड़ेगी, फिर भी जमानत करवानी पड़ेगी, तब आपको रिलीज कराया जाएगा, तब आपको छोड़ा जाएगा। तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। जब जेल में जाने के बाद भी जमानत करवानी है तो क्यों ना पहले ही आप अपनी जमानत करवा ले, तुरंत प्रभाव से इसमें जमानत हो जानी है, सिर्फ अपने राइट्स और अधिकार जान लें। साथियों, अगर दो तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें, एक चेक बाउंस और सेक्शन 25, दूसरा अगर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग आपके पास नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का या डीएम साहब का, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी इसको हल्के में ना लें। नहीं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, 3 ईएमआई के बाद हुआ होगा। अगर एक भी ईएमआई नहीं जारी आपकी अब तक पूरी, आगे फ्यूचर में आप नहीं दे पाओगे, ऐसी इंटरनल फीलिंग आ रही है, किसी भी वजह से फाइनेंशियल डाउन हो,
तो तुरंत प्रभाव से एडवाइज लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। दिल्ली से देख रहे हैं तो आप सीपी में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं तो लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं तो गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं आता रहता हूं टाइमली। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं, आप अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं पर्सनल मीटिंग करने के लिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक नंबर आया हुआ है, इसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है। लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आए, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। पर्सनल मीटिंग करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या पर्सनल टेलीफोनिकली एडवाइस लेने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके ऊपर देश के किसी भी कोने में केस हुआ है तो आप अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक आपको एडवोकेट चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पे आपकी एक नंबर आया हुआ, उसको सेव करके मेरी टीम से संपर्क करें। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।